हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धुआंधार, एक और धमाकेदार सेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुमूल्य चैप्टर हमने शुरू किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले वीडियो तक हमने यह जान लिया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ ही साथ हमने नर्स्ट इक्वेशन पर भी बात की थी। यानी कि अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पूरे सेल का सेल पोटेंशियल हमें नॉन एसटीपी कंडीशन पे निकालना हो तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन का हम सहारा लेते हैं, और नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू सेल पोटेंशियल की अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन। अब मुद्दा आज का क्या है? आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपके स्कूल के माट साहब और माट साहिबा ज्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस पर ज्यादा वो क्वेश्चंस नहीं देते। मतलब मैंने जितने भी स्कूल के पेपर्स कभी भी एनालिस किए हैं तो उसमें हमेशा मैंने ये देखा है कि गिब्स फ्री एनर्जी पर क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बिल्कुल गिब्स फ्री एनर्जी पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं माना जाएगा। अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो वो मेरे लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसके आगे भी जो कंडक्टेंस आएंगे, मोलार कंडक्टिविटी आएगी, कोलरोचेस लॉ आएगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। बट फिर भी क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है, इसलिए हम इसको समझेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को। अब सबसे पहले तो यह बात करें कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। चेंज तो फिर हम समझ ही लेंगे, जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी उसमें जो बदलाव होगा उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, इसे हमें समझना है। अब गिब्स फ्री एनर्जी को कुछ इस तरीके से समझो कि कोई भी मशीन जितना यूजफुल वर्क करती है, जो यूजफुल वर्क करके हमें देती है, वो यूजफुल वर्क उस मशीन की गिब्स फ्री एनर्जी मानी जाएगी। गिब्स फ्री एनर्जी, अब देखो गिब्स तो एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम हो गया, उसको हम बेसिकली फ्री एनर्जी बोल देंगे। व्हाट डज दैट मीन, फ्री एनर्जी? क्योंकि कोई भी मशीन जो काम करती है वो उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके काम कर सकती है जो उसके अंदर फ्री है, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है, और वो एक्सेस ऑफ एनर्जी के बाद वो आपको आगे चलकर काम करके देगी। मतलब उसी एक्सेस ऑफ एनर्जी की मदद से वो आपको कुछ आपके लिए वर्क करके देगी, जिससे आप अपने लिए एक यूजफुल वर्क मान लोगे। तो अगर मैं गिब्स एनर्जी की बात लिखूं तो गिब्स एनर्जी क्या है, पहले समझो इस बात को। गिब्स एनर्जी क्या है? इनफैक्ट गिब्स फ्री एनर्जी लिखना चाहिए। तो भैया गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ध्यान से सुनेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इट्स द एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी यूटिलाइज, ये बोलना चाहिए। एनर्जी यूटिलाइज टू परफॉर्म यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जो एनर्जी यूजफुल वर्क करने के लिए इस्तेमाल की गई है, जिस एनर्जी के दम पे यूजफुल वर्क किया गया है, उस एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी घोषित कर देते हैं। वो एनर्जी हमारे लिए गिब्स फ्री एनर्जी हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। अब इसको समझाता हूं मैं कुछ तरीके से। हमें पता है दुनिया की कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ये कहता है कि कोई भी मशीन तुम ले आओ, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, वो कोई हीटिंग डिवाइस हो, वो कैसा भी डिवाइस हो, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। एफिशिएंसी 100% नहीं होने का मतलब क्या है कि तुम जितना इनपुट उसको दे रहे हो,
तुम उसको चलाने के लिए जितनी एनर्जी या जितना इनपुट उसको दे रहे हो, उतना आउटपुट वो तुमको जनरेट करके नहीं देगी, उतना आउटपुट नहीं देगी। उसका आउटपुट तुम्हारे इनपुट से 100% कम होगा। मतलब 100% कुछ ना कुछ कम होगा। जितना इनपुट तुम दे रहे हो उतना आउटपुट तुम्हें मिलेगा ही नहीं। ऑब्वियसली उससे ज्यादा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दुनिया में तो ऐसी मशीन पॉसिबल ही नहीं है जिसको तुम दे इनपुट कम रहे हो और आउटपुट तुम्हें बहुत ज्यादा दे रही है। तो वो आउटपुट देगी कहां से? क्योंकि जो इनपुट तुम दोगे उसी बेसिस पर तो आउटपुट मिलेगा। इनपुट और आउटपुट समझ रहे हो? तुम उसको चलाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, उसके रिजल्ट में जो तुम्हें मिल रही है आउटपुट एनर्जी, वो एनर्जी हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी। और इसका मतलब एफिशिएंसी 100% किसी भी मशीन की नहीं होगी। तुम कोई भी मशीन अपने आसपास देख लो, कोई भी मशीन तुम अपने आसपास देख लो। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। और अगर इसको परसेंट में निकालना है तो परसेंट में निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। बट दिस विल बिकम्स द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। कितना आउटपुट है अपॉन कितना इनपुट है। एंड क्योंकि आउटपुट हमेशा कम होगा इनपुट से, इसलिए एफिशिएंसी हमेशा कम होगी 100% से। तो दुनिया की कोई मशीन ऐसी नहीं है जो 100% एफिशिएंट पे वर्क करती हो, 100% एफिशिएंसी रखती हो, कोई मशीन नहीं है। तुम सिंपल कोई हीटिंग डिवाइस ले लो, या कोई तुम सिंपल एक कंटेनर ले लो। चलो, जैसे तुम मैगी बनाते हो। अब तुम मैगी अगर बनाते हो तो तुम एक पतीला या कोई कंटेनर या कोई बकेट सॉर्ट ऑफ थिंग रखते होगे जिसमें तुम पहले पानी को उबालते हो, फिर उबलते पानी में मैगी डालते हो, राइट? अब वो जो कंटेनर तुमने लिया है मैगी को बनाने का, ध्यान से सुनते हुए चलना, ये जो कंटेनर तुमने लिया है इस मैगी को बनाने का, इसको तुम हीट एनर्जी देते हो। और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है तुमने? पानी। इसके अंदर तुम पानी भरते हो और पानी को बॉईल होने देते हो, और फिर बॉईल होने के बाद उसमें मैगी डालते हो, या पानी और मैगी एक साथ रखते हो और फिर एक साथ ही उसको बॉईल कर लेते हो। वो मैगी बनाने का अपना तरीका है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम जितनी हीट इस कंटेनर को देते हो, यह तुम्हारा इनपुट हो गया। तुम जितनी हीट इस कंटेनर को दे रहे हो वो इनपुट हो गया। मेरा तुमसे सवाल यह है कि जितनी हीट तुम इस कंटेनर को देते हो, क्या वो पूरी की पूरी हीट ये कंटेनर उस पानी को दे देता है कि भैया तू ही पूरी हीट से उबल जा? जितनी हीट, मान लो तुमने 10 जूल की हीट दी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसकी यूनिट में अपन बात करते हैं जूल। मान लो तुमने कंटेनर को हीट करने के लिए 10 जूल की हीट दी। कितनी हीट एनर्जी दी? 10 जूल की। सपोज करो 10 जूल की हीट एनर्जी दे दी। अब तुम मेरे को यह बताओ, 10 जूल की अगर तुमने ये हीट एनर्जी दे दी, तो क्या ये हीट एनर्जी पूरी की पूरी इस कंटेनर ने पानी को सप्लाई कर दी होगी कि भैया पानी तुम उबल जाओ और जल्दी से मैगी बना कर दे देना? नहीं। 10 में से कुछ हीट इसको मिली होगी, मतलब मैक्सिमम पार्ट मिला होगा पानी को। से 10 में से 7 जूल इसने हीट पानी को ट्रांसफर कर दी, और उस 7 जूल की वजह से यह पानी गर्म हो रहा है। तो लेकिन 3 जूल एनर्जी कहां गई फिर? 10 जूल हमने दी थी, 7 जूल पानी तक पहुंची जिससे पानी उबला है, तो फिर 3 जूल एनर्जी कहां गई? भैया ये 3 जूल एनर्जी ये कंटेनर खा गया। कंटेनर बोला अरे भाई साहब मेरे को भी तो कुछ एनर्जी लगेगी। कंटेनर बोलेगा यार मुझे भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि पहले तो मैं हीट हूंगा। मतलब तुम 10 जूल दे दो, पानी तक तो एनर्जी बाद में पहुंचेगी, पहले हम लोगों तक पहुंचेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले कंटेनर वो 3 जूल की एनर्जी खाएगा, और जब उसका पेट भर जाएगा कंटेनर का, तब वो आगे की एक्सेस ऑफ हीट एनर्जी पानी को दे देगा। तो हमने सप्लाई कितना किया? 10 जूल। पानी तक पहुंचा कितना? 7 जूल। मतलब हमें पानी की जो हीट एनर्जी जो पानी उबलता हुआ मिलेगा वो 7 जूल के दम पे मिलेगा। तो इधर आउटपुट कितना हो गया? 7 जूल। क्योंकि एट द एंड तुम्हें रिजल्ट में तो यही मिल रहा है, आउटपुट 7 जूल के दम पर जो हीट जो पानी गर्म हो रहा है, 7 जूल की हीट एनर्जी के दम पे जो पानी गर्म हो रहा है, अपॉन इनपुट। मतलब तुमने कितना दिया था? 10। तो भैया इसकी एफिशिएंसी हो गई 70%। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है,
हो सकता है 80% हो सकता है 90% हो, बट यस 100% नहीं हो सकती। तो ये मैंने एक क्या लिया है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने ये देखा है कि इसकी एफिशिएंसी 70% है, मतलब 30% एनर्जी ये खुद के लिए खा गया। और ये कॉमन सेंस है, मतलब अगर तुम किसी भी मैगी बनाओगे और कोई भी चीज से अगर किसी और चीज को हीट करोगे तो पहले वो चीज खुद हीट को गेन करेगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी गर्म कर रहे हो जिस कंटेनर में, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कंटेनर के गर्म किए बिना सीधा पानी गर्म हो जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या कि कंटेनर गर्म नहीं हुआ, पानी गर्म हो गया? तुम कंटेनर को छुओगे तो कंटेनर भी गर्म होगा, और इनफैक्ट पहले तो कंटेनर हीट ले लेगा अपनी, और फिर एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो उसके बाद बच गई, उसका पेट भरने के बाद, उससे वो तुम्हें अब तुम्हारा काम करके देगा, उससे वो तुम्हें तुम्हारा यूजफुल वर्क करके देगा। और यहां यूजफुल वर्क क्या था? पानी का गर्म होना, क्योंकि हमें मैगी बनानी है, ये हमारा काम है। हम चाहते पानी गर्म हो, तो फिर ये पानी गर्म बाद में होगा, पहले तो ये कंटेनर गर्म हो जाएगा। तो इधर यूजफुल वर्क कितना हुआ? इधर जो यूजफुल वर्क हुआ वो 7 जूल की एनर्जी की वजह से हुआ, जबकि इस 7 जूल को करवाने के लिए तुमने कितना दे दिया था? 10 जूल एनर्जी दे दी थी। 10 जूल तुमने इधर हीट एनर्जी दे दी थी, तो 10 जूल तुमने दे दी, 7 जूल से इसने काम करा, तो 7 जूल की एनर्जी विल बी कंसीडर्ड एज गिब्स एनर्जी, क्योंकि इसी ने तुम्हें यूजफुल वर्क करके दिया है, इसी ने तुम्हें यूजफुल वर्क करके दिया है। संपट पड़ी बात। और यह दुनिया की हर मशीन के पास होता है, क्योंकि दुनिया की कोई मशीन ऐसी नहीं है जो बोले सर मेरे को अगर 10 जूल देते हो तो मैं आगे भी 10 जूल बढ़ा दूंगी। हमने कहा फिर तुम कुछ नहीं खाओगी क्या? तो ऐसा कोई मना नहीं कर सकता, सारे डिवाइस खाते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट हमसे ले लेते हैं वो, नहीं तो उसके बिना वो चल ही नहीं सकते। बहुत टाइम पहले, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि केंद्र से हम अगर 1 रुपए निकालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहीं 1 रुपए निकालती है, तो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचते पहुंचते वो 20 पैसा बचता है। 1 रुपए अगर सेंट्रल से निकलता है स्टेट्स तक जाने के लिए, तो वो स्टेट तक जाते जाते पहुंचते पहुंचते एट द एंड यूजर तक पहुंचते पहुंचते, मतलब स्टेट की जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 20 पैसा होता है। तो 1 रुपए निकला था, लेकिन एट द एंड यूजफुल वर्क 20 पैसे का ही हुआ। तो बीच में ये 80 पैसे कहां गया? ये 80 पैसे बाकी जो बीच के जितने लोग थे उन्होंने खा लिया। संपट पड़ी बात। तो मशीनें तो छोड़ो, यहां तो इंसानों में भी 100% एफिशिएंसी नहीं है भाई। क्लियर हो गया? तो एफिशिएंसी दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी 100% हो, और जितनी भी होगी, जितनी एनर्जी से वो हमारा काम कर कर देगी, उतनी एनर्जी को हम बोलेंगे कि भैया इस एनर्जी ने यूजफुल वर्क करके दे दिया, और वो एनर्जी जो हमें यूजफुल वर्क करके देगी वही एनर्जी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, वही एनर्जी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होगी। एज सिंपल एज दैट। संपट पड़ी क्या बात? कहीं भी कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएंगे। मैं हर कमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ता हूं और बहुत बारीकी से देखता हूं। तो ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसमें चेंज क्या होगा, अब समझो। गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये बेसिकली पाथ फंक्शन नहीं है, ये वर्क फंक्शन है। मतलब आप किसी भी बॉडी की एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मतलब फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी का आप ये बदलाव निकाल सकते हो। आप कभी भी ये नहीं निकाल सकते कि किसी बॉडी की गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है। गिब्स फ्री एनर्जी को आप डिनोट करते हो मान लो जी से, और चूंकि एसटीपी कंडीशन पे निकाल रहे हो, ये अभी काम जो होगा सब एसटीपी पे होगा, तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी जी, ये जी नॉट से डिनोट की जाएगी। किससे डिनोट की जाएगी? जी नॉट से। तो ये जी नॉट हो गया। आप कभी भी जी नॉट नहीं निकाल सकते, मतलब एब्सोल्यूट जी नॉट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एब्सोल्यूट वैल्यू आप किसी भी गिब्स फ्री एनर्जी की कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप जी नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? चेंज इन गिब्स एनर्जी। ये बदलाव कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो सीधा डेल्टा जी का फॉर्मूला है जो इसमें अपन यूज करने वाले हैं। हालांकि जो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट होता है, ये मैं क्लियर बता दूं, ये 11th क्लास का एक थर्मोडायनामिक्स नाम का चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। उसमें गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली आती है। लेकिन चूंकि यहां पर भी वर्क डन हो रहा है, यहां वर्क डन क्या हो रहा है भैया? सेल हमें काम करके देता है, हम सेल को एक केमिकल एनर्जी देते हैं। गैल्वेनिक सेल की अगर बात करूं, बदले में इलेक्ट्रिकल मिलती है, लेकिन वो सेल दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसको जितनी हम केमिकल एनर्जी देंगे वो उतनी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे देगा। जिसको हम जितनी केमिकल एनर्जी देंगे वो उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे देगा। दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं है, मतलब कोई भी सेल की एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो यहां सेल जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है वो गिब्स फ्री एनर्जी के यूटिलाइज करके हमें दे रहा है, जितनी उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी है। और हमें वही पता करनी है कि कितनी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुआ है उसका वर्क करने के दौरान। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको गिब्स फ्री एनर्जी की नहीं पता चलेगी, बट यस, जब सेल काम करेगा तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू बदलेगी, क्योंकि पहले जब उसने काम नहीं किया था तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी मैक्सिमम थी। जब उसने काम कर लिया तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम होने लग गई। धीरे धीरे जैसे काम करेगा तो उसके अंदर की एनर्जी कम होने लगेगी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप ये चेंज निकाल सकते हो कि कितनी कितनी कम हो रही है। एग्जैक्टली अभी कितनी है वो वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितनी कम हो रही है ये निकाल सकते हो, बोले तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और ये कब निकालेंगे? एसटीपी कंडीशन पे निकालोगे। तो एसटीपी कंडीशन पे निकालोगे, इसलिए आप डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट क्या है? इट्स गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो आप ये निकाल सकते हो, यहां लिख भी देता हूं, इनफैक्ट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो जी नॉट आप नहीं निकाल सकते, ये बात क्लियर है। आप क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो डेल्टा जी नॉट, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आप ये बदलाव निकाल सकते हो, डेल्टा निकाल सकते हो, डेल्टा डेल्टा जी नॉट ये आप निकाल सकते हो, जिसको आप बदलाव कहते हो, जिसको आप चेंज कहते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया। अब यहां पर मुद्दा क्या है ये समझना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो आपको बता दी जाएगी, वो अभी फॉर्मूला आएगा, लेकिन इसका जो साइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन बोले तो प्लस की माइनस, हम उस पर चर्चा करेंगे, बट आई होप अभी तक जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? जो यूजफुल वर्क करने में एनर्जी इस्तेमाल हो किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी मशीन के द्वारा, उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकाल सकते, हम हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज निकालते हैं, क्योंकि जैसे कोई मशीन या कोई बॉडी काम करते रहेगी तो वो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी हर मोड़ पे, हर वक्त, हर पल, हर क्षण बदलती रहेगी। कितनी वैल्यू से वो बदलती जा रही है, दैट इज डेल्टा जी नॉट, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि दुनिया की कोई भी बॉडी 100% एफिशिएंट नहीं है। अगर 100% एफिशिएंट होती तो क्या होता? तो फिर तुम बोलते सर जितना हम दे रहे हैं उतना ही वो हमको आउटपुट दे रहा है, तो गिब्स फ्री एनर्जी वही हो गई जितना हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि पूरे का पूरा हमारे द्वारा दी गई एनर्जी का ही वो काम करके हमको दे रहा है। तो मतलब 100% एफिशिएंसी है, मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो उतनी है जितनी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मशीन या बॉडी खुद भी कुछ एनर्जी खाती है, और जब खुद खाएगी तो गिब्स फ्री एनर्जी आपकी वैल्यू एक निकलेगी जो उस बराबर नहीं होगी जितनी एनर्जी हम इनपुट में लगा रहे हैं, उससे कम होगी। संपट पड़ गई बात। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले की बात बताता हूं और इससे भी ज्यादा जरूरी इसके साइन की बात बताता हूं, बट पहले क्या करो, आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट खींच कर रखो। स्क्रीनशॉट खींचेंगे तो ये चीज समझ में आई। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? ये चीज रूट है, ये चीज जड़ है।
गिब्स फ्री एनर्जी समझ में आ गई तो आगे का खेल तो बहुत ही सिंपल है। अब हम गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले पर बात करते हैं। तो यहां देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा, क्योंकि यहां क्या काम है, यहां इलेक्ट्रिकल वर्क है भाई। यहां यह वर्क है कि हमने केमिकल एनर्जी दे दी और इस केमिकल एनर्जी के दम पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी चाहिए। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मिलना हमारा काम होगा, वो हमारा वर्क होगा। तो उस वर्क को हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन कह देंगे। क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था गिब्स फ्री एनर्जी है, तो फिर ये वर्क कहां से आ गया? अरे यार फिर बच्चों वाली बात, फिजिक्स कहती है वर्क और एनर्जी एक ही होता है भाई। जितनी एनर्जी किसी बॉडी में है वो बॉडी उतना ही वर्क कर सकती है। तो एनर्जी और वर्क फिजिक्स में एक ही चीज हो गई। अगर तुम्हें नहीं यकीन है तो देखो, यूनिट पता कर लो। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल। अब दो चीजें जिसकी यूनिट सेम है मतलब वो सेम ही है ना, फिर अलग थोड़ी ना है। संपट पड़ी क्या बात? तो वर्क और एनर्जी, इनफैक्ट तुमको फिजिक्स में 11th क्लास में एक थ्योरम भी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वो पढ़ी है तो तुम समझ गए होगे, नहीं पढ़ी तो एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ो। उसमें ये क्लियर है कि कोई भी बॉडी उतना वर्क करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी अगर कम होती जाएगी मतलब वर्क वो हमको ज्यादा कर करके दे रही है। भाई मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो किस ये काम कर रहा हूं मैं, दिस इज माई वर्क, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, वीडियो आप मेरा देखोगे तो वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा वर्क हो गया। ये वर्क मैं कब कर पा रहा हूं? जब मेरे अंदर एनर्जी है। मेरे को कोई मशीन में तो फिट किया नहीं है, कोई मेरे अंदर प्लग इन करके कोई सॉकेट में चार्जर वार्जर तो फंसाया नहीं कि मैं रोबोट की तरह चलकर तुमको बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। तो मेरे अंदर जो एनर्जी है, जो भैया मैंने खाना खाया है, जो फ्यूल मेरा इंटेक हुआ है, उसके दम पर जो मेरी बॉडी में एनर्जी डेवलप हुई है, उस एनर्जी से मैं ये वर्क कर रहा हूं। और जितना वर्क करता जाऊंगा, जितने घंटे आपको पढ़ाते जाऊंगा, उतनी एनर्जी को मैं कंज्यूम अपनी करूंगा, मतलब मेरे अंदर उतनी एनर्जी कम होगी। ऑब्वियसली काम करते करते एनर्जी कमी होती है ना सबकी। ऐसा थोड़ी ना 4 घंटे काम करने के बाद अब एकदम एनर्जेटिक हो गए कि अब तो सर मैं एनर्जेटिक हो गया हूं, 4 घंटे काम करके आया हूं। अरे 4 घंटे काम करने से पहले एनर्जेटिक हो गए। अब तो तुमने काम कर लिया, अब तो तुम थक गए हो काम करके भाई। और जैसे जैसे वर्क करते जाओगे एनर्जी डाउन होती जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है? तो जितना वर्क हम करेंगे वो इस बात पे निर्भर करेगा कि कितनी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड थी। तो वर्क और एनर्जी पहली बात तो एक चीज हो गई। यहां वर्क कौन सा है? यहां है इलेक्ट्रिकल वर्क। यहां जो वर्क है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फिजिक्स पर चले तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स, अगर फिजिक्स की बात करें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यह वर्क का फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर वर्क, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और इन दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री के अलावा कुछ भी चलेगा। 90 डिग्री होगा तो वो अगर आप वेक्टर पढ़ते हो तो पढ़ा होगा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वो थीटा जो होगा अगर वो 90 डिग्री हुआ तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो वर्क 0 हो जाएगा। तो तुम भले कितना भी काम करो लेकिन फोर्स अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, मतलब तुम फोर्स ऐसा लगा रहे हो और बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क शून्य हो जाता है। फिजिकली तुमने बहुत वर्क किया होगा बट फिजिक्स के हिसाब से तुमने कोई वर्क नहीं किया, वर्क 0। इसलिए कहते हैं वो जो कूली है ना, जो लगेज कैरी करते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वो कूली ऐसे लगेज पकड़ते हैं, ऐसे लगेज पकड़ते हैं, मतलब उनका जो फोर्स लगता है वो ऊपर से ऐसे परपेंडिकुलर लगता है। और वो चलते कैसे? सामने। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो लोड ऐसे आया और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो फिजिक्स कहती है कि कूली साहब कोई काम नहीं करते। अब ऐसे एक आध कूली को बोल दो कि आप कुछ काम नहीं करते तो वही सामान तुम्हारे मुंह पे फेंक देगा वो।
क्योंकि काम तो वो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो वो बहुत कर रहे हैं, एनर्जी तो बहुत डाउन कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के फॉर्मूले के हिसाब से वो कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि एंगल क्या है, 90 डिग्री बन गया, तो वो एंगल नहीं होना चाहिए। तो मोटी मोटी बात, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क, यहां वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क में जो फोर्स आना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल फोर्स आना चाहिए। मतलब अगर वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, अगर वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया तो जो फोर्स भी होगा वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा जो ड्राइव करेगा पूरी चीज को, ड्राइव करेगा पूरी चीज को, मतलब जो चलाएगा पूरी चीज को, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। अब मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में ड्राइविंग फोर्स कौन देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इलेक्ट्रिक वर्क में हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्क कब हो रहा है? जब चार्ज भागे। कौन भागे? चार्ज भागने लग जाए, तब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, क्योंकि चार्ज भगा मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ। और चार्ज में कौन? इलेक्ट्रॉन। जो कि हमने देखा है कि कोई भी सेल दे लो, गैल्वेनिक सेल ले लो, उसका डेनियल सेल का हिस्सा ले लो, या कोई भी दो मेटल इलेक्ट्रोड ले लो, तो हमने कहा भैया एनोड से इलेक्ट्रॉन भागेंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे। एनोड अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, बोले तो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, और कैथोड उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, बोले तो रिडक्शन दिखाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मिलेगा, एनोड से निकले कैथोड की तरफ गए, तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। ये एनोड से निकले कैथोड की तरफ गए, एनोड से निकले कैथोड की तरफ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं, और इनके वर्क को हम इलेक्ट्रिकल वर्क कह देंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं मतलब चार्ज भाग रहा है, और चार्ज भाग रहा है तो फिजिक्स कहती है करंट प्रोड्यूस हो गया। तो फिजिक्स कहती है करंट प्रोड्यूस हो गया, तो वो करंट प्रोड्यूस हो गया भाई। अब उनको भगाने में फोर्स कौन लगा रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन जो चार्ज भाग रहा है, जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पीछे फोर्स कौन सी है जो उसको भगाने में मदद कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस एनोड और कैथोड के बीच का। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल का पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? सेल का पोटेंशियल। तो सेल का पोटेंशियल इज नथिंग बट ई नॉट, ई नॉट ऑफ सेल। तो सेल का पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज ई नॉट ऑफ सेल। ये वो फोर्स है जो ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। जितना सेल पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी तेज इलेक्ट्रॉन भागेंगे, क्योंकि उसका मतलब फोर्स उतना ज्यादा है। क्लियर हो गया? बेसिकली ये सेल पोटेंशियल क्या है? इट्स अ फोर्स जो उन इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, जिस फोर्स के लगने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं और इलेक्ट्रिकल वर्क करके दे रहे हैं। तो ये वो ई नॉट सेल हो गया। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, जीरो है, तो फिर इलेक्ट्रॉन भागेंगे ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन भागेंगे ही नहीं तो करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो करंट को प्रोड्यूस करने के पीछे ई नॉट सेल का रोल है। ये वो फोर्स है। फोर्स किस पे लग रहा है? सर इलेक्ट्रॉन पे। बोले तो चार्जेस पे। हां सर चार्जेस पे। कितने चार्जेस पे? सर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने, और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है मल्टीप्लाई कर दो उससे। बिल्कुल सही। कितने इलेक्ट्रॉन है? सर n इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही, क्योंकि तुम कहते हो ना कि एक सेल से दूसरी सेल n इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा है NF। तो व्हाट इज n ओवर देयर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जो डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जिंक 2 निकालता है और कॉपर 2 गेन करता है, तो वहां n की वैल्यू 2 हो गई। किसी और सेल में n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, किसी और सेल में n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो n की वैल्यू वेरी कर सकती है। n की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो ये n हो गया आपका। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो एक्चुअली चार्ज पे लगा रहे हो। वो तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास बैठा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे लगानी पड़ रही है, बट भाग तो चार्ज रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर भाग रहा है तो उसके अंदर कौन है? चार्ज है जो भाग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को चार्ज से। और कितने चार्ज से? जो चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? याद करो, नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा है, फैराडे कांस्टेंट के बराबर।
चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराड। वो कैसे निकलेगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जब करोगे तो 96,500 कूलम मिलेगा, जिसको तुम 1 फेराड कह देते हो। और यहां हम उसको सिंपल एफ लिख देंगे। यह हो गया वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो प्रोड्यूस होगा। यह हो गया वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो प्रोड्यूस होगा। सो दिस विल बी योर इलेक्ट्रिकल वर्क। This will be your electrical work, which is nothing but E naught cell multiplied by N multiplied by F. This is the force which is acting on that electron, जो वर्क करके दे रहे हैं, और वर्क अल्टीमेटली चार्ज करके दे रहे हैं। ठीक है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन वो चार्ज करके दे रहे हैं, तो जितने चार्ज पे वो फोर्स लग रहा है, कितने चार्ज पे लग रहा है? n इलेक्ट्रॉन्स पे अगर लग रहा है तो n इंटू एफ चार्ज पे लग रहा है, क्योंकि f इज दी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहां n मोल इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मोल में जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय f कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक वर्क आपको मिलेगा। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक वर्क होगा। और जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो इस सेल पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से कम ज्यादा होगा। तो बेसिकली इट्स अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल वर्क। क्लियर हो गया? इट्स अ चेंज इन एनर्जी। जो वर्क वो कर रहे हैं वो वर्क की वैल्यू बदलती रहेगी, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू बदलती रहेगी। मैं मतलब मानकर चलो 4 रोटी खाकर आया, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी हो गई, अब मैं बहुत सारा काम करूंगा, मैं 6 घंटे काम कर सकता हूं 4 रोटी खाने के बाद, मानकर चलो। तो मैंने 1 घंटे काम करा, तो मेरी एनर्जी अब कम होगी कि और बढ़ेगी? कम होगी। अब वो कम एनर्जी से मेरा आगे के काम करने के आवर्स ऑटोमेटिकली कम होंगे। 1 घंटे काम करने के बाद अब मैं 5 घंटे ही काम कर सकता हूं। शुरू से मैं 6 घंटे काम कर सकता था, लेकिन जब मैंने 1 घंटा काम कर लिया तो अब मेरी उतनी एनर्जी नहीं बची जितनी 1 घंटे पहले बची थी। तो 1 घंटा काम करने के बाद अब मैं अगर अगला टारगेट देखूं तो अब मैं कहता हूं मैं सिर्फ 5 घंटे काम कर सकता हूं। टोटल तो अभी भी मैं 6 घंटे करूंगा, लेकिन अब इस पॉइंट से मैं 5 घंटे कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरी एनर्जी 1 घंटा काम करने के बाद कम हो गई है। फिर 1 घंटा और काम कर लिया, एनर्जी मेरी और कम हो गई। अब मेरे लिए नया टारगेट क्या है कि यहां से मैं 4 घंटे और काम कर सकता हूं। वो बात अलग है, मैं पीछे 2 घंटे कर आया हूं, तो अब लेकिन जितनी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर अब बची है, अब उस एनर्जी से मैं 4 घंटे सिर्फ काम कर सकता हूं। फिर मान लो 1 घंटा और काम कर लिया, तो अब मैं सिर्फ आगे 3 घंटे और काम कर सकता हूं। तो देखो मेरी एनर्जी जैसे जैसे बदल रही है और इनफैक्ट कम हो रही है, वैसे वैसे मेरा जो सामने का वर्क है वो भी मैं कम करता जा रहा हूं। मतलब जितना वर्किंग आवर्स कर सकता हूं वो कम करता जा रहा हूं। संपट पड़ी मेरी बात? मतलब जितना एनर्जी चेंज होता जाएगा उतना मेरा वर्क भी बदलता जाएगा। तो मतलब गिब्स फ्री एनर्जी भी समय के साथ चेंज होगी, और वो चेंज सिर्फ किस दम पर होगी? इस ई नॉट सेल के दम पर। ये ई नॉट सेल क्या है? इट्स इन इटसेल्फ इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये ई नॉट सेल क्या है? ये अपने आप में एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इट्स अ सेल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अपने आप में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है भैया। ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। कौन? ई नॉट सेल। और ये ई नॉट सेल जितना ज्यादा तुम सेल को घिसोगे, जितना ज्यादा तुम सेल को चलाओगे, ई नॉट सेल की वैल्यू उतनी बदलती जाएगी, एंड टू बी प्रिसाइज उतनी कम होती जाएगी। तो ये कम होती जाएगी। इट्स अ सेल पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स एन ईएमएफ व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन एक बार इसको यूज कर लिया, एक बार इसको सर्किट में लगा दिया, तो फिर यहां से अपना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ये कम करता जाएगा तो वर्क जो होगा उस पॉइंट से और आगे हमें कम मिलता जाएगा, फिर हमें ज्यादा वर्क नहीं मिलेगा। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हो गया। ई नॉट सेल की वजह से जो बदलाव हर पॉइंट, हर पल, हर क्षण में तुम्हें मिलेगा, ये वो ई नॉट सेल के बदलने की वजह से होगा।
तो ये E नॉट सेल इंटू N इंटू F इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो अब मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, अब मैं लिख सकता हूं कि सर डेल्टा G नॉट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वर्क तुम कर रहे हो वही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर है। यही तुम्हारा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यही तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर है। क्या, जितना वर्क तुम कर रहे हो, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क तुम कर रहे हो वही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर है। तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं दैट डेल्टा जी नॉट, क्योंकि एसटीपी कंडीशन पे, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ई नॉट सेल का, ये भी कहां लग रहा है, एसटीपी पर, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी एट एसटीपी कंडीशन हो गया। तो इट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वो फोर्स जिससे वो वर्क कर पा रहे फोर्स और जितने चार्ज पे लग रहा है, इंटू एनएफ। तो मैं इसको डेल्टा जी नॉट के बराबर रख सकता हूं, इसको मैं डेल्टा जी नॉट के बराबर रख सकता हूं। तो दिस इज डेल्टा जी नॉट विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू एनएफ। अब अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। वैल्यू के हिसाब से तो ये वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन डेल्टा जी नॉट का साइन क्या होगा, प्लस कि माइनस, उस पर अभी चर्चा करने वाले हैं कि भैया ये जो डेल्टा जी नॉट है इसका साइन क्या होगा, इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। इतना संपट पड़ा, इसको मैं रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी ध्यान से सुनना यहां पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव if the cell works on its own. That is, work or the cell working is spontaneous. That is, cell working is spontaneous. That is, cell working is spontaneous. इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी नॉट को मैं कह रहा हूं नेगेटिव होना चाहिए। कब नेगेटिव होना चाहिए, अगर वो सेल बोले कि साहब मैं खुद से काम कर देता हूं। खुद से काम करके मतलब ऑब्वियसली हमसे इनपुट तो लेगा, लेकिन उस इनपुट को देने के बाद हमें फ्री हो जाना है। अब वो सेल खुद से काम करेगा, मतलब वो सेल की वर्किंग स्पॉन्टेनियस होगी। हमने क्या करा, हमने बोला भैया केमिकल एनर्जी हम तुमको देते। हमने गैल्वेनिक सेल को पकड़ा, मैंने कहा गैल्वेनिक सेल इधर आओ, मैंने कहा मैं तुमको केमिकल एनर्जी देता हूं। गैल्वेनिक सेल खुश, अच्छा हाँ सर, मैं क्या करूं, मैं कहा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने उसे केमिकल एनर्जी दे दी जिसका इस्तेमाल करके वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन अब उस केमिकल को भी करवाने के लिए मैं एक और डिवाइस लगाऊं, तो फिर ये कहां की समझदारी हुई। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने तुमको कहा, मैंने गैल्वेनिक सेल को कहा कि भैया मैंने तुमको केमिकल एनर्जी दे दी, मैंने दे दी, अब तुम इसका कैसे इस्तेमाल करते हो ये तुम जानो, मुझे आउटपुट में तुम इलेक्ट्रिकल दे देना। लेकिन अगर अब सेल मुझसे कहे कि नहीं सर, केमिकल देने के बाद सर आप ही कोई केमिकल रिएक्शन उसके अंदर कराओ, तो मैंने कहा भाई मुझे करानी है, फिर तुम्हारी जरूरत क्या है, फिर तो मैं खुद ही सेल बन जाता हूं ना। तुमको क्यों लेकर आया हूं, तुमको तो मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुम केमिकल रिएक्शन अंदर ही अंदर खुद से करो। अगर तुम्हारे अंदर भी जाकर घुसकर केमिकल रिएक्शन मुझे करानी है, मतलब तुम अपने आप से केमिकल का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में नहीं कर सकते। संपट पड़ी बात। और वो चीजें, वो रिएक्शंस या वो कन्वर्जन जिसमें केमिकल खुद से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से नहीं हो सकती, क्योंकि आपको करवानी पड़ेगी, या आपको कोई एक्सटर्नल एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा, या कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ेगी जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके भी दे।
लेकिन अगर आप सिर्फ केमिकल देकर छोड़ देते हो एंड लेट द रिएक्शन अकर ऑन इट्स ओन एंड यू अलाउ द रिएक्शन टू अकर ऑन इट्स ओन, तो वो अपनी मर्जी से उस केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में देगी। तो फिर मैं कहूंगा सेल वर्किंग इज स्पॉन्टेनियस। सेल वर्किंग इज स्पॉन्टेनियस। और सेल वर्किंग को स्पॉन्टेनियस करने के लिए याद रखना, सेल वर्किंग स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमेशा डेल्टा जी नॉट का साइन काम करेगा। अगर डेल्टा जी नॉट का साइन नेगेटिव है, अगर ये गिब्स फ्री एनर्जी का साइन नेगेटिव है, मतलब वर्क अपने आप हो रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या? यूजफुल वर्क। ये यूजफुल वर्क को खुद से करके दे रहा है। मतलब डेल्टा जी नॉट अगर क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू वर्क के बराबर है, जो यूजफुल वर्क है, जो यूजफुल वर्क है, तो इस वर्क का नेगेटिव होना चाहिए अगर डेल्टा जी को स्पॉन्टेनियस बनना है। तो इस वर्क का क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। किस वर्क का? यूजफुल वर्क का, जो वो हमें कर देगा। अब तुम बोलोगे सर क्यों नेगेटिव होना चाहिए और कैसे पता कि नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा? सिंपल कॉमन सेंस ने ये बताया। सर कॉमन सेंस ने कैसे बताया? देखो, कोई मशीन है या कोई बॉडी है, वो कोई काम कर रही है, वो कोई काम कर रही है, तो उसके अंदर की एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? सर अगर काम कर रही है तो कम होती जाएगी। बिल्कुल सही। शुरुआत में मैं वो बॉडी हूं, मान लो शुरुआत में मेरे पास एनर्जी थी E1, शुरुआत में मेरे पास एनर्जी थी E1, मैंने एक वर्क कर दिया W1, मैंने E1 से कुछ वर्क करा W1 वर्क करने के बाद मेरी एनर्जी बदली होगी अंदर। अब E1 तो नहीं रही होगी क्योंकि वो तो मैक्सिमम थी W1 से करने से पहले। अब वो E1 बदलकर हो गई E2, अब वो E1 बदल के हो गई E2। मैंने जो वर्क किया, अब वो वर्क बदल गया W1 से W2, W1 से W2। कितना मैंने वर्क किया? सर फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क। टोटल वर्क फाइनल कितना है? W2 माइनस टोटल वर्क कितना है? W1। अब ऑब्वियसली पहले मैंने काम कम किया था W1 और बाद में काम ज्यादा किया था W2, क्योंकि W2 में W1 भी कर एडेड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो W2 बड़ा माइनस W1 छोटा, डेल्टा W आ गया, चेंज इन वर्क। लेकिन ये जो चेंज इन वर्क आया, इसमें जो एनर्जी की खपत हुई, वो एनर्जी की खपत हुई, मतलब वो एनर्जी माइनस में गई। माइनस में गई का मतलब, पहले एनर्जी मेरी E1 थी, वर्क करने के बाद एनर्जी कम हो गई E2। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी? व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी कम है, वो E2 है, और इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, पहले E1 थी, तो कम माइनस ज्यादा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी मशीन अगर खुद से काम करेगी तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जब एनर्जी कम होगी तो किसी भी दो पॉइंट पर एनर्जी तुम निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालोगे, तो अगर एनर्जी कम हो रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा नेगेटिव आएगा। संपट पड़ गई बात। अगर कोई बॉडी खुद से वर्क कर रही है तो उस वर्क के दौरान वो अपनी एनर्जी कम करेगी। एनर्जी जब कम करेगी तो किसी भी दो पॉइंट पर तुम एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे, तो चूंकि एनर्जी हर पॉइंट पर कम होती जा रही है, तो चेंज जब तुम निकालोगे तो आपको वो चेंज हमेशा नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि चेंज आप फाइनल माइनस इनिशियल करके ही निकालते हो, और फाइनल एनर्जी जो होगी वो कम होगी, बार बार कम होती जाएगी, और इनिशियल उससे पहले एनर्जी ज्यादा रही होगी 100%, तो ये एनर्जी नेगेटिव होगी। इसलिए जो डेल्टा जी नॉट होगा, यानी कि जब कोई सेल खुद से काम कर रहा होगा तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन अब मान लो, सपोज करो अपन उल्टा केस ले लें, मतलब सपोज करो कि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव मतलब यूजफुल वर्क में जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है
उस एनर्जी का डिफरेंस पॉजिटिव। यूजफुल वर्क में जो एनर्जी होती है इस्तेमाल या जो एनर्जी बदलती है उसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। कोई भी हमें यूजफुल वर्क करके दे उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अब वो जो गिब्स फ्री एनर्जी है मान लो वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है पता है? हमें काम भी होते हुए मिल रहा है जो कि यूजफुल वर्क मिल रहा है, और इस यूजफुल वर्क के दौरान एनर्जी बढ़ भी रही है। अरे बाप रे, ये उल्टा काम कैसे हो गया भाई? मतलब इसका मतलब यह है कि मैं काम भी करता जा रहा हूं और काम करने के दौरान मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती भी जा रही है। तो ये चमत्कार कैसे हो गया भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? काम भी कर रहा हूं और एनर्जी। ऐसा कभी हुआ है आज तक? तुमने बढ़िया एक ग्लास बॉर्नवीटा पी लिया, ठीक है, 2 किलोमीटर रन कर कर आए, एक ग्लास बॉर्नवीटा में मानकर चलो एक्स जूल की एनर्जी तुम्हें मिली, एक्स जूल की एनर्जी तुम्हें मिली, और उस एक्स जूल की एनर्जी से तुम 2 किलोमीटर भाग कर आए। 2 किलोमीटर भाग कर आने के बाद अब तुम्हारे शरीर में जो एनर्जी है वो एक्स से कम होगी या एक्स से ज्यादा होगी? ऑब्वियसली एक्स से कम होगी, क्योंकि एक्स का कुछ हिस्सा तुमने रनिंग में इस्तेमाल कर लिया। तो अब एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर कम हुई होगी, तुम थक गए होगे। लेकिन अगर तुम डेल्टा जी को पॉजिटिव मान लेते हो, तो पॉजिटिव मानने का यह मतलब है कि तुमने बॉर्नवीटा का ग्लास पी लिया, एक्स एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर भी कर ली, और 2 किलोमीटर भागकर भी आ गए, और फिर भी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर बढ़ गई। यह तो चमत्कार हो गया। बढ़ कैसे गई भाई तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी? भागे तो वर्क किया तो एनर्जी कम होनी चाहिए थी। यह पॉसिबल है? यह पॉसिबल स्पॉन्टेनियस में नहीं है। इसका मतलब अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर तुमने वर्क भी किया, अगर तुम्हारी एनर्जी बढ़ भी गई, तो इसका मतलब यह है कि तुमने जो वर्क किया वो उस बॉर्नवीटा के ग्लास वाली एनर्जी से नहीं किया। मतलब तुमने वो वर्क किसी और एनर्जी से, क्या होगा, किसी की गाड़ी पे बैठकर तुम चले गए होगे, तुमने रनिंग नहीं करी, तुम किसी की गाड़ी पे बैठकर चले गए और उसकी गाड़ी पे बैठकर तुमने एक ग्लास बॉर्नवीटा और पी लिया होगा। तो कहने को तुम 2 किलोमीटर चलकर भी आ गए और तुम्हारी एनर्जी बढ़ भी गई। तो मतलब वो गाड़ी ने फिर वर्क किया, तुमने नहीं करा। मतलब तुमसे वो गाड़ी ने करवाया, मतलब स्पॉन्टेनियसली तुमने नहीं करा, नॉन स्पॉन्टेनियसली उस गाड़ी ने करवाया, या कोई मशीन ने करवाया, या कोई डिवाइस तुमने ली, लेकिन तुमने वो वर्क खुद से नहीं किया, क्योंकि खुद से करते तो तुम्हारी एनर्जी कम होती 100%। तो मूल बात क्या हुई कि कभी भी कोई यूजफुल वर्क करेगा उसकी एनर्जी कम होगी। इसलिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होगा, जो कि कुछ नहीं, एनर्जी का चेंज है, तो जैसे जैसे काम करोगे तो एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी का चेंज 100% नेगेटिव आएगा। अगर वो मशीन, वो बॉडी खुद से वर्क करके दे रही है तो वो चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सिंपल, इट इज ऑल फॉर spontaneous reaction. But if delta G is coming out to be positive, तो ये खेल क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस का है, नॉन स्पॉन्टेनियस का है। बात खत्म। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? तो यहां पर डेल्टा जी का जो फॉर्मूला आ रहा है, ई नॉट सेल इंटू एनएफ, इसके पीछे क्या लगा दो? माइनस। कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल इंटू एनएफ। नेगेटिव जैसे ही लगाओगे, माइनस जैसे ही लगाओगे, ये क्लियर हो जाएगा कि यहां गिब्स फ्री एनर्जी जिस सेल में जा रही है, यानी कि जिस सेल के हिसाब से वर्क देख रहे हो, वो सेल खुद से काम करके दे रहा है, और कर भी खुद से देना चाहिए। बस हमसे डिमांड करना चाहिए केमिकल एनर्जी। अब वो खुद केमिकल रिएक्शन करे, खुद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, एनोड से इलेक्ट्रॉन भागे, कैथोड के पास आए, ये सब खुद करे, और अल्टीमेटली आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दे दे। तो फिर इसके लिए डेल्टा जी नॉट शुड बी इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल इंटू एनएफ, और यही फॉर्मूला होना चाहिए, यही फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर हो गया? फॉर्मूले पर और चर्चा करते हैं, लेकिन पहले आप इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे चर्चा और करते हैं। तो ये चीज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या टिप लिया होगा। तो यहां पर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पर गौर करते हैं।
इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। भैया इलेक्ट्रिकल वर्क डन उतना होगा जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? जितना ईएमएफ होगा, सिंपल तौर पे, क्योंकि जितना वर्क किया मतलब उतनी एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई? जितना सेल पोटेंशियल था और इनटू वो सेल पोटेंशियल जितने चार्जेस पे लगा, क्योंकि जब फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उन चार्जेस पे लग जाएगा तो वो चार्ज भागने लगेंगे, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वही चीज हमने वहां समझी थी कि चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा तो फोर्स लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और कितने चार्ज पर लगेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इनटू नंबर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो NF, तो NF इंटू ई नॉट सेल। तो इट्स अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटू EMF एंड दिस इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला आ गया। बट फॉर स्पॉन्टेनियस दिस फॉर्मूला नीड्स टू बी नेगेटिव, इन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए यहां पर फॉर्मूला जो आ गया वो आ गया -NF ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल इज एन EMF। ई नॉट सेल क्या है? EMF है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। जब बिल्कुल सेल नया नवेला था, जब बिल्कुल इससे करंट को विड्रॉ नहीं किया था, तो ई नॉट सेल तब मैक्सिमम था। क्या था ई नॉट सेल? तब मैक्सिमम था। और जब ई नॉट सेल मैक्सिमम है, इसका मतलब ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन देगा आपको। नीचे की लाइन पढ़ो। इन फैक्ट इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल, मतलब इससे ज्यादा वो काम करके नहीं दे सकता, क्योंकि ये वैल्यू उसकी शुरू में आ गई है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा भी यूज कर लिया तो उसके अंदर की एनर्जी कम, थोड़ा भी तुमने उसको यूज कर लिया तो उसके अंदर की एनर्जी कम। अब वो उस पॉइंट से और कम वर्क करके देगा। अब वो उस पॉइंट से और वर्क कम करके देगा। थोड़ा और यूज कर लिया तो एनर्जी और कम, अब उस पॉइंट से वो और कम वर्क करके देगा। तो मैक्सिमम वर्क वो कब कर सकता था? मैं जब 4 रोटी खाकर आया तब मैं दमदारी से कह सकता था कि भैया 6 घंटे काम कर लेंगे। अब ये मेरा मैक्सिमम था। 1 घंटे काम करने के बाद अब मैंने कहा भाई साहब अब यहां से 5 घंटे ही और कर सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे कर लिया ना मैंने। तो अब यहां से अगर मान लो यहां से शुरू करता तो अब यहां से मैं 5 घंटे का ही टारगेट सेट करता, क्योंकि अब मेरी एनर्जी भी कम हो गई ना। उतनी एनर्जी नहीं है जितनी 1 घंटे पहले थी। 1 घंटे क्योंकि मैंने वर्क कर लिया, तो मैंने सबसे बड़ा टारगेट कब सेट किया था? शुरुआत में एकदम 4 रोटी खाने के बाद, कि मैं 6 घंटे काम कर सकता हूं। तो ये मेरा मैक्सिमम वर्क होगा। सो इट विल बी द मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा भैया? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो डेल्टा जी विल कम आउट टू बी नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। ये फॉर्मूला एक बार और मैंने लिखा है, तो इसको आप एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। नाउ ओके, सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये सारी वही चीजें आ रही हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। जितनी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी उतना वर्क होता जाएगा। तो NFE विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, और डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस NF ई नॉट। ये हम देख चुके हैं बात। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट, वेयर डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट क्या होगा आपका? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा एट STP कंडीशन, जिसको आप स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहते हो। तो इट्स अ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पे। वॉट एवर इज द एनर्जी चेंज वो डेल्टा जी नॉट है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? अब देखो, तुमको लगता तो है कि 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे डैनियल सेल में बात करें तो जिंक से कॉपर तुम्हें लगता है 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से जाते हैं। अब वहां पर एक एटम तो नहीं था, उस सेल में एक एटम तो नहीं था, वहां पर तो बहुत सारे एटम थे। तो ऑलवेज दीज कैलकुलेशंस आर डन इन मोल्स, क्योंकि आप मान लेते हो कि जब हम जिंक और कॉपर का डैनियल सेल बनाते हैं तो उसमें जिंक 1 मोल लेते हैं
और याद करो जो कंसंट्रेशन था उसमें भी आपने लिया था कि हमने ये 1 मोलार सोल्यूशन माना है। व्हाट इज 1 मोलार? इट कंटेन्स 1 मोल पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इट कंटेन्स 1 मोल पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो उसको आप 1 मोलार कह देते हो। 1 मोलार, तो 1 मोल पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन आप उसे मानते हो। संपट पड़ी क्या मेरी बात? तो जब आप 1 मोल एटम ले लोगे तो एक एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो 1 मोल में कितने निकलेंगे? मोल इंटू 2, एवोगैड्रोस नंबर इंटू 2। तो इसलिए आपको क्या करना है, एन की वैल्यू जो लेनी है वो ऑलरेडी आपको मोल में ही समझ के लेनी है। तो अगर जैसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन बोलता हूं तो दिस इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू 1 एटम, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ एटम्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन मानता तो फिर मैं क्यों एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता? फिर तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करता, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन नहीं मान रहा हूं, मैं तो उसे 2 मोल इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं। तो फिर मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? 96,500 कूलम मोल इलेक्ट्रॉन्स पर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 96,500 फेराडे होता है, इसलिए मैं F से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो जिंक से मैं कहता हूं 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो भैया 1 मोल जिंक से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो टोटल चार्ज जो निकल रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वो बनेगा NF। ठीक है। नेक्स्ट इज F इज फेराडेज कांस्टेंट, दैट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज N? इट्स अ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम कर चुके, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हमने कैलकुलेट भी बकायदा किया है, पिछले वीडियो में आप जाकर देखिएगा। तो अप्रोक्सीमेटली यह राउंड फिगर में आंसर आता है 96,500 कूलम। कितना आंसर आता है? 96,500 कूलम। तो ये बन जाएगा 96,500 कूलम। व्हाट इज E नॉट? ये E नॉट क्या है? इट्स अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल अंडर एसटीपी कंडीशन, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। E नॉट सेल आपको पहले से ही पता है, हमने फॉर्मूला आपको बताया था, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E नॉट कैथोड कर दो और इसमें माइनस कर दो किसको? E नॉट एनोड को, कैथोड माइनस एनोड को। यानी कि E नॉट राइट हैंड साइड वाली चीज, क्योंकि आपको पता है कैथोड आप राइट हैंड साइड पे लिखते हो, माइनस E नॉट लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज। ठीक है। तो ये आपका E नॉट सेल होगा जो आप यहां से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे जब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल वाली सीरीज लेकर आऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वाली सीरीज लेकर आऊंगा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा, तो उसमें काफी न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट पर, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे बिल्कुल इसमें से सवाल आ सकता है। स्कूल एग्जाम में मैं नहीं कहता, क्योंकि स्कूल के टीचर जनरली ये टॉपिक से देते नहीं है कुछ, वो उनके लिए फेवरेट है नर्स्ट इक्वेशन या फिर आगे मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी, कोलरॉचेस लॉ, डीएचओ इक्वेशन, ये उनके फेवरेट टॉपिक्स है स्कूल के टीचर्स के। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव में तो ये आ सकता है, इसलिए ये चीज को हमने पढ़ दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और उसका फॉर्मूला। अब इससे क्या एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन क्या है, तो वो एप्लीकेशन भी इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें भी आप इससे भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, मतलब इस इक्वेशन से भी आप कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। वो ज्ञान की प्राप्ति क्या है, अभी अपन उस पर बात करते हैं। ये समझ में आया आपको पूरा? पक्का? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, नाउ ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूं। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट। ठीक है, क्या आपको याद है नर्स्ट इक्वेशन जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ी थी? हां सर याद है। क्या थी वो? सर सेल का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ Q।
हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग क्यू। ठीक है, बट ये इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कब हो जाती है? एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो सर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो पहली चीज ये होती है कि सर जो Q है वो रिप्लेस हो जाता है K से, के ई क्यू कह लो या के सी कह लो, कुछ भी कह लो, मैं फिलहाल अभी इसको के मान लेता हूं। और सर जो ई सेल होता है ना, सेल पोटेंशियल का डिफरेंस, ये वाला कौन सा है? नॉन एसटीपी वाला, ये याद है ना, दिस इज समथिंग एट नॉन एसटीपी, जो नॉन इक्वेशन से निकलता है, और ये वाला तो एसटीपी वाला है जो इस फॉर्मूले से निकलता है, जो मैंने अभी यहां लिखा था जस्ट इससे पहले, तो वो एसटीपी वाला है। तो वो जो नॉन एसटीपी वाला है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि उस समय जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है तो नेट इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं होता, और जब नेट इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं होता तो यह कहा जा सकता है कि नेट करंट का कोई फ्लो नहीं होता, और जब नेट करंट का कोई फ्लो नहीं होता तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल 0 हो गया, क्योंकि जब कोई करंट नहीं मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, तो वो ई सेल 0 हो गया। ये करा है हमने, नर्स इक्वेशन में सब करा है। फिर इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं आगे? ये फॉर्मूला आगे क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF। थोड़ी सी स्पेस बनाकर लिखते हैं, तो ये 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग के। तुम के ई क्यू बोल दो या के सी बोल दो, बात एक ही है, मैंने अभी फिलहाल के बोल दिया। तो कैन आई राइट इससे ई नॉट सेल, यानी कि हम ई नॉट सेल भी निकाल सकते हैं यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, विच इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग के। तो ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल, किसको? ई नॉट सेल को। ये हमारा ई नॉट सेल ही है, ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखेंगे डेल्टा जी नॉट, मतलब आप समझ गए ना क्या करने वाला हूं? डेल्टा जी नॉट के इसी फॉर्मूले में ई नॉट सेल ये लिखने वाला हूं। तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ NF इंटू 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ के का मल्टीप्लीकेशन होगा पूरे में NF के साथ। अब इसके बाद NF से NF कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट यहां पर देखेंगे, डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन तो अच्छा कुछ है ही नहीं, माइनस 2.303 RT लॉग के। ये आपका एक और फॉर्मूला है जो आप गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज बता सकते हो जब रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस्तेमाल की गई है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी हो और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें पता हो, तो तुम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। टेम्परेचर तुम्हें दिया जाएगा, R कांस्टेंट है, बस तुम्हें K की वैल्यू चाहिए। और अगर तुम्हें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दे दिया गया है तो फिर तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां से डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब K नहीं पता है तो K को निकाल सकते हो अगर डेल्टा जी नॉट दिया है तो ये एक एप्लीकेशन हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने की भी। यही चीज तुम्हें अगली स्लाइड में समझाई गई है, तो ये K की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन पहले क्या करो, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब यही चीज जो है यहां जो लिखी हुई है वही हमने अगली स्लाइड पर देखी, उसको अपन देख लेते हैं यहां पर।
ये देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का। अब हमें पता है वी नो दैट ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू आर टी बाय एन एफ इंटू ln ऑफ के सी। अच्छा ln मींस नेचुरल लॉग ले लिया इनने, ठीक है, लॉग टू द बेस ई, तो इन्हें 2.303 का मल्टीप्लाई नहीं करा, 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर नेचुरल लॉग में तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 में। 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर नेचुरल लॉग में तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 में। तो यहां पर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ई नोट सेल को यहां इक्वेशन 1 में रख दिया इसकी जगह पर, तो एनएफ यहां पर पहले से था, माइनस एनएफ ये पहले से था, और ये आरटीएल अपॉन एनएफ ln ऑफ केसी, आरटी अपॉन एनएफ ln ऑफ केसी लिख दिया। अब ये एनएफ से इस एनएफ को कैंसिल कर देंगे तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आरटी ln ऑफ केसी आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आरटी ln ऑफ केसी, फिर 2.303 का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग जो होगा वो लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग ऑफ केसी टू द बेस 10 बन जाएगा। ये पूरा इक्वेशन आएगा। अब आप इसमें डेल्टा जी नॉट निकालना चाहो तो केसी की जुगाड़ कर लेना, और अगर केसी निकालना चाहो तो डेल्टा जी नॉट की जुगाड़ कर लेना। मतलब ये एक एप्लीकेशन भी हो गई कि केसी इससे भी निकल सकता है। व्हाट इज केसी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमने 11th में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो। तो ये केसी भी आप देख सकते हो। नाउ बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल डेल्टा जी कैन बी कैलकुलेटेड एंड दैट इट कैन यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर आपको कोई भी वैल्यू यहां पर दे दी जाए, एक वैल्यू दे दी जाए, तो आप दूसरी वैल्यू को निकाल सकते हो। सो by knowing the value of E naught cell delta G can be calculated and that it can be used for the calculation of the equilibrium constant। तो equilibrium constant की वैल्यू यानी कि Kc की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से Kc निकल जाएगा। तो it is also considered to be application of Gibbs free energy equation। ठीक है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी की मेन इक्वेशन को बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल सीधा आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और एक बात याद रखना, डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए? नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए? नेगेटिव इफ द रिएक्शन हैज टू बी स्पॉन्टेनियस। अब मेरे को बताओ डेल्टा जी नॉट नेगेटिव कब होगा? जब n पॉजिटिव होगा अपने आप में। n बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव होते हैं, f तो होता ही पॉजिटिव है क्योंकि f की वैल्यू 96,500 कूलम्स है और ये अपने आप में पॉजिटिव है। यानी कि तुम्हारा जो ई नॉट सेल होना चाहिए वो ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि तुम्हारा जो ई नॉट सेल होना चाहिए वो ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया? ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव इंप्लाइज ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। अब ई नॉट सेल पॉजिटिव का मतलब क्या है? ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा इस बात का मतलब क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड पॉजिटिव होना चाहिए। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। क्योंकि ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से समझेंगे, यहां से एक और ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। And if I am saying E naught cell is greater than 0, E naught cell को पॉजिटिव बोल रहा हूं तो E naught cell पॉजिटिव मींस E naught cell is equal to positive. This implies E naught cell should be greater than 0. Correct?
और अगर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 है, ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0, इट मींस ई नॉट कैथोड, इट मींस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड should be greater than 0, should be greater than 0, it should be greater than 0. क्लियर हो गया? तो ई नॉट सेल क्या है आपका, यही वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया कि इस ई नॉट एनोड को यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा कि ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड में, ई नॉट कैथोड हमेशा बड़ा होना चाहिए ई नॉट एनोड से, तो ई नॉट कैथोड शुड बी ग्रेटर देन ई नॉट एनोड. मतलब इसका क्या हुआ कि जिस मेटल को आप कैथोड बनाओगे, बोले तो जिस मेटल को आप अपने सेल में रिडक्शन करवाना चाहोगे, उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. किससे ज्यादा होना चाहिए, उस मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जिसको आपने एनोड पे बिठा रखा है, उस मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जिसको आप ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो. तो जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं वो ई नॉट कैथोड की ज्यादा होनी चाहिए और एनोड वाले की कम होनी चाहिए. और मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि ऊपर वाले की ई नॉट कैथोड ऊपर वाला होना चाहिए कि नीचे वाला होना चाहिए, कि ई नॉट एनोड नीचे वाला होना चाहिए ऊपर. हमने कहा था कि नीचे और ऊपर का कंसेप्ट हम नहीं रखेंगे, हम सिर्फ रिडक्शन वैल्यूज को देखेंगे, पॉजिटिव्स को और नेगेटिव्स को. तो कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कैथोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल एनोड वाले के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए. अगर ज्यादा होगा तो ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा. ई नॉट सेल अगर इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव आएगा तो एफ पॉजिटिव है पहले से, एन इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है जो पॉजिटिव ही होगा, और फॉर्मूले में माइनस आ रहा है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, और जब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. सो दिस रिएक्शन विल बी देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी स्पॉन्टेनियस. मतलब फिर वो सेल खुद से काम करेगा, खुद से केमिकल रिएक्शन करेगा, खुद से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको दे देगा. ये सब खुद से करेगा, बस आपको एक बार अरेंज करके छोड़ देना है. लेकिन अगर गलती से तुमने एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कर लिया और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम कर लिया, मतलब ई नॉट कैथोड कम है और ई नॉट एनोड ज्यादा है, तो फिर ई नॉट कैथोड कम और ई नॉट एनोड ज्यादा, तो कम माइनस ज्यादा नेगेटिव हो गया. और ये कैथोड माइनस एनोड क्या होता है, ई नॉट सेल, मतलब ई नॉट सेल नेगेटिव हो गया. अगर ई नॉट सेल यहां नेगेटिव हो गया अपने आप में, तो एफ तो चलो पॉजिटिव है, एन चलो पॉजिटिव है, लेकिन फॉर्मूले में पहले से एक नेगेटिव और है, तो ई नॉट सेल का नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. ई नॉट सेल का नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. तो फिर डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. और बोले तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस. मतलब अब तुमने केमिकल तो दे दिए, लेकिन अब तुम्हें कोई एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल सोर्स की मदद से केमिकल एनर्जी को भी रिएक्ट करवाकर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना होगा. केमिकल एनर्जी को रिएक्ट कर, मतलब केमिकल रिएक्शन तुमको करवानी पड़ेगी, खुद से नहीं करेंगे वो लोग रिएक्ट, तुमको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे एनोड से और तुम्हें कैथोड में, क्योंकि एनोड का जो पोटेंशियल है, वहां एनोड का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है रिडक्शन का. तो एनोड से तुम चाहते हो इलेक्ट्रॉन निकाले, जो बोलता है मेरा रिडक्शन पोटेंशियल सब ज्यादा है, मैं तो इलेक्ट्रॉन गेन अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन तुम उससे बोलते हो तुम इलेक्ट्रॉन निकालो, तो फिर खुद से नहीं निकालेगा, तुम्हें जबरदस्ती निकलवाने पड़ेंगे. और किसके पास लेकर जाने पड़ेंगे, कैथोड के पास. कैथोड गेन नहीं करेगा उसको आसानी से, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब वो रिड्यूस होना नहीं चाहता, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, लेकिन तुम चाहते हो तो तुम्हें ही जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन ठूसने होंगे उसके मुंह में. संपट पड़ी बात, वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें जबरदस्ती ठूसना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन इतनी जबरदस्ती तुम्हें कहीं से कहीं ले जाना पड़ रहा है, मतलब सेल की रिएक्शन भी तुम ही करवा रहे हो, खुद से नहीं हो रही सेल की रिएक्शन.
तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, सेल की वर्किंग नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, खुद से सेल वर्क नहीं करेगा। समझ पड़ी क्या बात? ये चीज पूरी क्लियर हुई? ये है सेल का कंसेप्ट, ये है गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट। बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिली है, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल के ऊपर भी हमने बात करी है। सेल कब स्पॉन्टेनियस होगा? जब वो खुद से वर्क करेगा। कब करेगा खुद से वर्क? जब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी। गिब्स फ्री एनर्जी कब नेगेटिव होगी? जब सेल पोटेंशियल नेगेटिव होगा, सॉरी सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा बट ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। ई नॉट सेल पोटेंशियल कब पॉजिटिव होगा? जब आप कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा रखोगे और एनोड का पोटेंशियल कम रखोगे। मुद्दे की बात यह थी। जल्दी से इस पूरे का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद सीधा हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो ये था हमारा पूरा स्टूडेंट गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, और पूरी चीज हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ी है। न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके जरूर लगाएंगे जब हम लोग मतलब जब हम लोग डीपीक्यूज करेंगे या जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सॉल्व करेंगे, तो इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को और लगाएंगे तो ये टॉपिक और हमारा मजबूत होगा। अब अगले वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले, वो हम लोग बात करने वाले कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। मतलब अब हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और कब नहीं करता है, और अगर वो सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्मेट में आ गया, जैसे नमक का पानी मैंने बनाया था, तो उस नमक के पानी में क्या वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकती है, वो किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, ये सारी बातें अब हम अगले वीडियो में अपने आने वाले करने वाले। और जैसे कि magnetbrains.com पर आपको सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मिलते, प्रॉपर हर फैकल्टी के हर क्लास के आपके लेक्चर्स बने हुए हैं। इसी तरीके से क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स भी मेरे बने हुए हैं। ये प्रॉपर लेक्चर्स आपको मेरे दिखेंगे। अब इनमें करना क्या है, आपको magnetbrains.com पर जाना है, इनमें से पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उस चैप्टर पूरे जो 12th पार्ट 1 का जैसे आपने सिलेक्ट किया, तो पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स की एक पूरी लिस्ट बन जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये चैप्टर्स के बगल में जो प्लस साइन है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे टॉपिक्स आएंगे। टॉपिक पर क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो ऐसे मिलेंगे टॉपिक वाइज, जिनको आप स्मूथली रन कर सकते हो। magnetbrains.com पर वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर ये वीडियोस को रन करने का फायदे दो हैं। पहले तो बहुत ही स्मूथली, ये बहुत कम डेटा कंज्यूम करके आपके वीडियोस यहां पर रन होते हैं। दूसरी बात, YouTube पर जब आप वीडियो देखते हो तो बीच में कई बार ऐड आते हैं, इतने ऐड आते हैं कि आप खुद परेशान हो जाते हो, और कई बार आप ऐड पर क्लिक कर देते हो तो आप कहीं और डायरेक्ट हो जाते हो, फिर टोटल डिस्ट्रैक्शन होता है आपका। मतलब आप पढ़ने के आए थे और फिर कहां पहुंच गए किस वीडियो पर। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप magnetbrains.com पर आकर भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो और वीडियोस को देख सकते हो। प्रॉपर वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे। सेकेंड इज मैग्नेटब्रेन्स का हिंदी चैनल लॉन्च हो गया है। हिंदी चैनल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको ये टर्मिनोलॉजी में दिक्कत आती है हिंदी की, वो एक्सक्लूसिवली मैग्नेटब्रेन्स हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। मेन चैनल की बात करें मैग्नेटब्रेन्स के, तो आपको पता है मैग्नेटब्रेन्स के मेन चैनल पर केजी से लेकर 12 तक के हर क्लास का, सारे सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर के आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं। यह ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर पढ़ा देंगे उसके बाद बाकी चैप्टर के लिए आपको कोई फीस पे करनी है या कोई सब्सक्रिप्शन लेना है किसी तरीके का, कुछ नहीं। एब्सोल्युटली 100% फ्री एजुकेशन है। आपको सब कुछ मिलेगा बिना किसी कोड के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, आपको ये फ्री एक्सेस मिलेगा 100%। इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स, जैसे केमिस्ट्री तो आपको मिल ही रहा है, मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, एसएसटी है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इसके अलावा आपको ह्यूमैनिटीज, ईवीएस, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पर मिलते हैं, जिनको आप बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई चार्ज के आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और इन्हीं की प्लेलिस्ट बनी है magnetbrains.com पर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात की देर है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितने ज्यादा स्टूडेंट के साथ हो सके आप शेयर करेंगे। जितने बच्चों को गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पता या समझ में नहीं आती है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते जल्दी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कंडक्टिविटी की बात करने वाले हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम को सपोर्ट करते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू सो मच।